हेलो फ्रेंड्स। यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी का क्विक रिवीजन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से इससे पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, तो 74वां संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है, शहरीकरण व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्थानीय शासन, जो कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्र और सहकारी समितियाँ क्या क्या हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र को अगर देखें तो संविधान के भाग 10 में है। अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों जो है क्षेत्रों के रूप में नामित क्षेत्र के लिए प्रशासन के विशेष व्यवस्था परिकल्पना की गई है। एक तो अनुसूचित क्षेत्र और दूसरा है जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र में क्या कहता है, 5वीं अनुसूची का संबंध ATMM को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से है, ठीक है। वहीं जनजातीय क्षेत्र में क्या कहता है, 6ठी अनुसूची का संबंध ATMM राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से है, ठीक है। अब ATMM क्या है, तो ATMM मतलब A से असम, T से त्रिपुरा और M से मेघालय और M से मिजोरम होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन की अगर व्यवस्था की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, क्योंकि यह आदिम निवासी निवास करते हैं। यहाँ जो है आदिवासी निवास करते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसीलिए उनकी स्थिति में सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा की बात करें तो राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। किसको, तो राष्ट्रपति को। साथ ही राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ा या घटाकर और उसकी सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकता है। किसके परामर्श से, तो राज्यपाल के परामर्श से, ठीक है। अगर केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियां की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र तक होता है, बस अनुसूचित क्षेत्र तक ही। राज्यपाल को ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में वार्षिक आधार पर या राष्ट्रपति द्वारा मांग किए जाने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है, रिपोर्ट देना पड़ता है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश देने के लिए सीमित होती है, ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद को अगर देखें तो अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्यों को एक जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित करनी होती है, जिसमें 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य उस राज्य की विधानसभा में चुने गए अनुसूचित जनजातियों की प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों पर कानून की अगर बात करें तो राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या उस राज्य विधानमंडल का कोई विशेष कानून उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा या निश्चित संशोधन या अपवादों के साथ लागू होगा, ठीक है, निश्चित ही। यह जनजातीय सलाहकार परिषदों के परामर्श करके अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए नियम भी बना सकता है, ठीक है। अब जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की अगर बात करें, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, तो संविधान में 6ठी अनुसूची के तहत 4 पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कौन कौन से, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, 4। इसको कैसे याद रख सकते हैं, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बस, ठीक है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की अगर विशेषताएं की बात करें
तो 4 राज्य अर्थात वही असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को स्वशासी या स्वायत्त जिलों में के रूप में गठित किया गया। हालांकि ये क्षेत्र संबंधित राज्यों के कार्यपालिका प्राधिकरण के बाहर नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित करने का, पुनर्गठित करने का अधिकार भी है। किसको? तो राज्यपाल को। यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियां रहती है तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है, यानी अलग अलग बांट सकता है। अगला कहता है प्रत्येक स्वायत्त जिलों में 30 सदस्य वाली एक जिला परिषद होती है। इसमें 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय या प्रादेशिक परिषद भी होती है। ठीक है, निर्वाचित सदस्य कितने कार्यकाल होते हैं? तो 5 साल का पद धारण करते हैं। अगर मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, वो जब चाहे हटा सकता है, जब चाहे बिठा सकता है। अगला की बात करें तो जिला और क्षेत्रीय परिषदों भूमि, आरक्षित वन और भूमि को छोड़कर, वन जो कि आरक्षित वन को छोड़कर, नहर, जल के उपयोग, झूम कृषि, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज आदि पर कानून बना सकती है। लेकिन ऐसा सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य होती है। ठीक है, ये सब तो कानून बना सकती है लेकिन राज्यपाल की परामर्श अनिवार्य होती है। जिले और क्षेत्रीय परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के बीच मुकदमों और विवादों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकती है। वे ऐसी अपील की सुनवाई कर सकती है। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियाँ थोड़ी सी विशेष हो जाती हैं। ठीक है, जिला परिषद अपने जिलों में प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्रों, सड़क आदि का निर्माण प्रबंधन कर सकती है। जिला और क्षेत्रीय परिषदों की भूमि राजस्व का निर्धारण व संग्रहण करने तथा कुछ निश्चित करों को लगाने का अधिकार है। अगर सामान्यतः संसद या राज्य विधानमंडल के कानून स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं या निश्चित संशोधन या अपवादों के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अपवादों के साथ लागू होते हैं। अगर अगला की बात करें तो राज्यपाल स्वायत्त जिले या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने की और उस पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अगर बात करें 5वीं और 6ठी अनुसूची के मध्य जो है क्या अंतर है। ठीक है, क्या क्या अंतर है तो अगर देखें 5वीं अनुसूची कहाँ लागू होगा, किन राज्यों में, और 6ठी अनुसूची किन राज्यों में लागू होगा। तो 5वीं अनुसूची आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये सब में होगा। अगर छोड़ने की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और यानी ATMM को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, वहीं 6ठी अनुसूची की बात करें तो ATMM आ जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM याद रखना। ठीक है, अगर घोषणा की बात करें तो 5वीं अनुसूची में कौन घोषणा करेगा तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित करता है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपालों के परामर्श से इसके क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर इसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अगर 6ठी अनुसूची की घोषणा की बात करें तो राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार होता है। किसे? राज्यपाल को। अगर कार्यपालिका की बात करें तो 6ठी अनुसूची में
राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इन क्षेत्रों तक होता है। कौन कौन? ATMM छोड़कर बाकी सभी। ठीक है। केंद्र की शक्ति राज्यों को निर्देश देने तक सीमित होती है। और वहीं छठी अनुसूची की बात करें तो 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त या स्वशासी जिलों के रूप में गठित किया जाता है। कौन? 4 राज्य ATMM। ठीक है। हालांकि ये क्षेत्र संबंधित राज्य के कार्यपालिका प्राधिकार से बाहर नहीं है। ATMM मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है। कानून का लागू होना की अगर बात करें तो 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या संबंधित राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष कानून अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा या निश्चित संशोधन या और अपवादों के साथ लागू होगा। ठीक है। वहीं छठी अनुसूची की बात करें कानून का लागू होना तो समानतः संसद और या संबंधित राज्य विधानमंडल के कानून इन स्वायत्त जिलों या स्वायत्त क्षेत्रों में लागू होते हैं या निश्चित संशोधन या अपवादों के साथ लागू होते हैं। ठीक है। स्वायत्तता क्या है? ठीक है। स्वायत्तता के 5वीं अनुसूची में देखें तो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अगर देखें विस्तार अधिनियम 1996 तो उसमें कहता 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन होगा। और वहीं छठी अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्त है। किसकी? छठी अनुसूची की। स्वायत्त जिला परिषदों के पास जनजातीय सलाहकार परिषद की तुलना में अधिक व्यापक शक्तियां होती है। ठीक है। अब बात करते हैं सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। तो इसका क्या काम है और क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 कहता है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है। कौन? 97वें संविधान संशोधन 2011। इनमें कुछ निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। तो पहला परिवर्तन ये है कि इसने सलाहकारी समितियों के गठन के अधिकार का मूल अधिकार बनाया है। आर्टिकल 19। ठीक है। सहकारी समितियों का। और दूसरा कहता है इसने सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए एक नया राज्य की नीति निर्देशक तत्व जोड़ा जो कि आर्टिकल 43 का बी। ठीक है। तीसरा कहता है इसने संविधान में सहकारी समितियां शीर्षक वाला एक नया भाग जो कि 9 का बी जोड़ा है। भाग 9 का बी जिसमें आर्टिकल 243 ZH से 243 ZI तक है। ठीक है। अब संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो सहकारी समितियों का गठन देखें तो राज्य विधानमंडल द्वारा सहकारी समितियों के गठन के विनियमन और समापन के लिए प्रावधान किया जाता है। दूसरा की अगर बात करें तो बोर्ड के सदस्यों की संख्या और कार्यकाल बोर्ड में उतने निर्देशक होंगे जितने राज्य के विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित करेगा। किसी सहकारी समिति में निर्देशक का अधिकतम संख्या जो है 21 से अधिक नहीं हो सकती है। राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रत्येक सहकारी समितियों के बोर्ड में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जनजाति के 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीट आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों के कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष तक होगा। ठीक है। अगला देखें तो बोर्ड के सदस्यों का चुनाव जो है तो बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पहले आयोजित किया जाएगा। चुनाव का अधीक्षण व संचालन राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित निकाय द्वारा किया जाता है। ठीक है। सहकारी समितियों के लेखा और लेखा परीक्षण का कौन करता है? यानी सहकारी समितियों के लेखाओं और लेखा परीक्षण। ठीक है। तो इसको भी देखें तो राज्य के विधानमंडल सहकारी समितियों द्वारा लेखाओं का बनाए रखने और
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे लेखाओं को लेखा परीक्षा का प्रावधान कर सकती है। ठीक है। दूसरा कहता है प्रत्येक सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा सहकारी समिति के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक की या लेखा परीक्षा करने वाली फर्म द्वारा की जाएगी, फर्म द्वारा। ठीक है। तीसरा कहता है प्रत्येक सहकारी समितियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने बाद, 6 महीने के भीतर जो होती है, उस राज्य सरकार द्वारा नामित पदाधिकारी के समक्ष रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सहकारी समितियां हो गई और फिर सहकारी समितियां हो गई और छठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची हो गई। ठीक है। कल हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की। ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एस आर शर्मा एकेडमी को, और कमेंट करें। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है।